बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 5 मार्च है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, तोशाखाना 2 केस की आज समाअत होने जा रही है। इमरान खान क्या ईद घर में मनाएंगे, इस हवाले से क्या दावे किए जा रहे हैं और ये दावा किस बुनियाद पर हो रहा है, कितनी सदाकत है, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर 2 अहम शख्सियात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता। और आज ये जो मीटिंग थी हुकूमत की तरफ से मौजूदा हालात के तनाज़ुर में दी गई, इसमें 2 अहम शख्सियात क्यों गायब थी और वजह क्या बनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकार के बाद क्या फैसले किए गए, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इमरान खान के हवाले से आज जो मुलाकात का दिन है ये कितना इम्पोर्टेंट है और हुकूमत की जो संजीदगी है इस हवाले से जो हुकूमती हलके हैं वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसका भी मुकम्मल जायज़ा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उस अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग, इस हवाले से अपडेट्स भी मैं आपके सामने रखूँगा। 500 फौजियों की हलाकत का ये मामला है और कितने अरब डॉलर का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा, अमेरिका के अंदर से किस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं इस जंग को लेकर, और दुनिया क्या तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। और तुर्की की एंट्री हुई है, भारत की एंट्री हुई है और इस एंट्री का मतलब क्या है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, आपकी मदद से इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको ये खबर देंगे, तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर मुतफर्रिक दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इस पर समाअत करेंगे। इन अपीलों पर जो रजिस्ट्रार के इतराज़ात थे इनको बरकरार रखते हुए ये समाअत के लिए इन्हें मुकर्रर किया गया है। अदालत ने इतराज़ात ख़त्म करने की हिदायत की थी और अब देखते हैं कि किस तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी को क्या कोई रिलीफ दिया जाता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में ना ये जो अपीलें, मुतफर्रिक दरखास्तें, इनमें आपको एक तेज़ी नज़र आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रेशर था, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ बंद कमरों में बैठकर ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर पाकिस्तान में ताकतवरों को और इस्टेब्लिशमेंट और फिर हुकूमत को ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इनको थोड़ा सा ज़रा रिलीफ देते हैं इस हद तक कि इनकी दरखास्तें और ऐसी दरखास्तें जिनका मेन केसेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा वो लगा देते हैं, ताकि इनको भी ज़रा हौसला होगा कि थोड़ी हिलजुल हुई है। तो उस तनाजुर में ये सारा काम किया जा रहा है। अगर कोई समझता ना कि ये रिलीफ होगा इमरान खान के केसेस, अगर रिलीफ मिलना होता ना तो बहनों की मंगल वाले दिन मुलाकात करवा दी जाती। अगर रिलीफ मिलना होता तो डॉक्टर्स का एक्सेस दिया जाता। अगर रिलीफ मिलना होता और इमरान खान की सेहत के हवाले से जो कंसर्न था इसे एड्रेस किया जाता और डॉक्टर्स जाते, इमरान खान की रिपोर्ट्स कम से कम इमरान खान को तो दिखाई जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, इमरान खान को ये तमाम रिलीफ देना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने बुशरा बीबी से भी तमाम सहूलतें छीन ली हैं। जो खबर आई है, 40 मिनट की मुलाकात हुई कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर और फिर ख़ानदान के लोग बुशरा बीबी से भी नहीं मिल सके। तो वो लोग जो ये बातें फैला रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा और बहुत प्लानिंग हो रही है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने जी ऐलान किया कि इमरान खान ईद की नमाज जो है वो घर में पढ़ेंगे। ये उन्होंने बाकायदा कहा था कि वो ईद जो है वो घर में गुजारेंगे। अब लतीफ़ खोसा साहब से पूछे कि सरकार, उम्र के इस हिस्से में आपको लाइमलाइट चाहिए, हम मानते हैं, और आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो मकाम नहीं दिया आपकी उम्र के इस हिस्से में, लेकिन इमरान खान कोई कमोडिटी नहीं है जिसे आप इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर आके आप इमरान खान के साथ जुड़ जाएंगे और आपको जो लाइमलाइट मिल जाए। अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बात हो रही है जी कि खान साहब शायद ईद जो है वो घर मनाए। देखें, कोई ऐसी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। इंटरनेशनल दबाव कहीं नहीं है, इंटरनल के हालात ख़राब ज़रूर हैं, लेकिन इन हालात को आप ये नहीं कह सकते कि ये इस पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पर इमरान खान को कोई बड़ा रिलीफ दिया जा सकता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत एक ड्रामा कर रही है और लतीफ़ खोसा जैसे जो हमारे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग, तहरीक इंसाफ में अब शामिल हो गए, क्या किया जा सकता है। लेकिन ये भी इसी तरह लाइमलाइट में आने की इनकी कोशिश है। अदरवाइज़ खान साहब की सज़ा, इमरान खान का जेल से बाहर आना, ईद बनी गाला में मनाना, ये सारी फजूलियात की बात है। एक और साहब है जी, मुनीर फ़ारूक साहब, उन्होंने भी एक शोशा छोड़ दिया और वो ये कहते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं है, मगर हाँ शायद इतनी गुंजाइश निकल आए कि कम से कम बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली हो और जो उनका एक सेहत का फैक्टर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें रिलीफ दिया जा सकता है। देखिए, बुशरा बीबी की सेहत ख़राब नहीं है, 85% इमरान खान की आंख ज़ाया होगी। दोस्तों, मैंने ना इस हवाले से ये जो दावे हो रहे थे, मैंने इस्लामाबाद में कुछ जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनसे बात की और जो सहाफ़ी इस हवाले से इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं वो ये बताते हैं कि
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में अब ये ख्याल पाया जाता है कि अगर इमरान खान हम नहीं मान रहा तो क्यों ना हम बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान के सामने ये तमाम चीज़ें रखें। देखिए, एक खान साहब तो नहीं मान रहे ना। इमरान खान ने तमाम डील्स को टुडा मारा और वो इनकार करके बार बार तमाम लोगों को भेजते हैं। अब ये मसला हुकूमत के लिए भी है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश की गई थी कि आओ बैठो टेबल पर बैठकर बात करो, देखिए आप हर वक्त एक सियासी जमात को दीवार के साथ नहीं लगा सकते। मईशत ख़राब, तमाम रास्ते आपने बंद कर दिए और ये जो हुकूमत का ये पूरा टोला आप अपने कंधों पर उठाकर फिर रहे हैं, अब वो भी ये सोच रहे हैं कि यार ना ये मईशत को ठीक कर सके, ना ये हमारे इमेज को ठीक कर सके, ना ये अपना इमेज बना सके, तो ये किस मर्ज़ की दवाएं। तो वहाँ पर भी एक रास्ता वो ओपन करना चाहते हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी हो। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसका पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर एक बहुत गहरा असर पड़ा। एक नफरत पाई जाती है। पहले तो नफरत ये थी ना कि जमहूरियत को ये खा गए, जमहूरियत को इन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। अब जब फॉर्म 47 की हुकूमत होगी तो वो क्या करेगी? वो वही फॉरेन पॉलिसी बनाएगी जो उन्हें उनके लाने वाले कहेंगे। इसका पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक होता तो 36 नौजवानों को, बच्चों को शहीद ना किया जाता और उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होती और कहा जाता है कि जाओ जो करना कर लो, और हमने एक बयान तक जारी नहीं किया। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि आपने जो ईरानी सदर का जब हेलीकॉप्टर क्रैश किया उस वक्त तो आपने शोक का ऐलान कर दिया, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से क्या हुआ? खामोशी। बच्चे 35 शहीद हो गए, 35-36 मुकम्मल खामोशी। तो पाकिस्तान की सर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर इंटरनल एक प्रेशर भी है कि मैशत ठीक नहीं कर सके। उस महाज के ऊपर भी पाकिस्तान की जो अवाम है वो हमें बुरा भला कहती है। हमने जो हमारा दिफा का महाज था वहाँ पर भी एक कन्फ्रंटेशन ज़रूर मिलती है आपको जहाँ अफगानिस्तान का मामला है। अगर आप कबायली इलाके की जो पट्टी है, हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट करके बताते हैं कि ये जंग जो है पाकिस्तान की जंग नहीं थी, हमला किया लेकिन इतना आप आगे चले गए कि बगराम तक पहुँच गए। आपको ये नहीं करना चाहिए था और उसकी एक हिस्ट्री है। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इससे पीछे हट जाएगी। ओवर द ईयर्स आपकी रिश्तेदारी इधर भी हैं उधर भी हैं, तो वो एक हिस्टोरिकल सर ट्रैक रिकॉर्ड है जो आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी रिश्तेदारियों के इर्द गिर्द घूमता है। लोगों की मोहब्बत, अगर आपका ख़ानदान आधा अफगानिस्तान में बैठा होगा और आपकी रिश्तेदारियाँ होंगी तो फिर ऑब्वियसली एक नेचुरल सी एक चीज़ है। तो उस तनाजुर में लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो महाज था, दीगर महाज हैं, वहाँ पर आपको कामयाबी नहीं मिली। अब वो बुलाए ना फैसल वाडा को, जो सजदे भी करता रहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर, और फिर उसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को हमारे लिए एक निजात का रास्ता दिखाया। कहाँ है कमीशन ठीक करें हम, जनाजे तुम, ये जुमले उसने कहे। तो वहाँ पर भी एक प्रेशर पाया जाता है और वो ये समझते हैं कि इसके साथ साथ एक और प्रेशर हमारे ऊपर आ गया कि हमने ईरान अफगानिस्तान की जंग जो है और फिर अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला करना, हमारा जो मौक़िफ़ है इसे पसंद विद इन द कंट्री नहीं किया जा रहा। आवाम पसंद नहीं करती। आज आप सर्वे करवा लें, आपको कोई एक शख्स नहीं मिलेगा। ये जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर जो आपको नंबर शेयर किए, मैं क्विकली आपको बता दूँ कि 95% शिया मुस्लिम इस वक्त ईरान में है। दुनिया की टोटल आबादी का 15% शिया है। अमेरिका का ये ख्याल था कि हमने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया तो सब कुछ जो है वो सत्ते खैरा होंगी। सर, ये सत्ते खैरों का मसला नहीं है। ये जो ईरान ने आपके ऊपर हमले किए, ये आपकी 40 साल की रियासत के खिलाफ एक ऐलान जंग था। आप 40 साल तक हिसाब किताब लगाते रहे कि हमने ईरान के ऊपर कैसे हमला करना है, हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी सारी प्लानिंग को सिफर कर दिया। दुनिया में ये बात हो रही है कि आलमी जंग का आगाज़ हो चुका। अमेरिका को एक बहुत बड़ी जो इस मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपकी 4 के करीब बेसिस जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। आपको 70 साल लगे मिडल ईस्ट के अंदर इन बेसिस को बनाने के लिए, एक दिन में खड़ी नहीं हो जाती। और पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात हैं उसमें दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाओ, इमरान खान को जाकर मनाओ। मैं जिस नुक्ते की तरफ आपको लेकर आ रहा था, बात ईरान जंग की तरफ निकल गई। वो नुक्ता ये है कि इंटरनल प्रेशर भी इसके अंदर काम कर रहा है कि हमने तहरीक इंसाफ को अगर बना लिया तो कम से कम जो पाकिस्तान मेजॉरिटी जो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हैं या हमसे नफ़रत करते हैं, उनको कम से कम हम जो है वो मनाने में या एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने लिए क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। मईशत ख़राब, महाज के ऊपर आपको जहाँ पे आपको लड़ना चाहिए वहाँ पे आपका मौक़िफ़ फॉरेन पॉलिसी सिफर है और आवाम के साथ आपको होना चाहिए, आवाम आपके ख़िलाफ़ है। तो इस पूरे माहौल में डेमोक्रेसी और इमरान खान, अगर आज इमरान खान बाहर होता तो शायद पाकिस्तान की हुकूमत को इंटरनेशनली और अपनी आवाम के साथ जो एक जो ताल्लुक़ था वो आपको एक नई इसकी शक्ल नज़र आ रही होती। देखिए, ये जो फ़ौज है ना,
जब आपकी अवाम आपके खिलाफ हो जाती है, ईरान के अंदर अवाम उनके खिलाफ नहीं है, इसलिए अभी तक अमेरिका को एक बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही। आप किसी बेस के ऊपर हमला करें और फिर काउंटर अटैक कर दीजिए, ये कोई हिकमत अमली तो हो सकती है लेकिन कामयाबी नहीं है। ईरान फिर खड़ा होगा। तो ताकत अवाम है, अवाम फौज है, फौज अवाम है, इस ताल्लुक को कभी आपने भूलना नहीं है। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश की गई। इतलात ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग में तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की शिरकत ना करने की वजह से दो अहम शख्सियात जिन्होंने असल ब्रीफिंग देनी थी, इन शख्सियात ने शिरकत नहीं की। मकसद तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को एतमाद में लेना था, जो शायद पूरा नहीं हो सका। अब एक बार फिर इमरान खान को मनाने की कोशिश की जाएगी ताकि तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें ब्रीफिंग में शिरकत कर सकें और दोबारा ब्रीफिंग दी जाए। और हो सकता है कि महमूद खान अचकज़ई के कहने पर दोबारा इन कैमरा पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग की दावत दी जाए। देखें, ये जो सबसे अहम मामला है कि अहम शख्सियत कौन थी, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर इस पर हम बात भी करेंगे कि अहम शख्सियत के बारे में बताया जाता है जी कि मुमकिना तौर पर वह कौमी सलामती के मुशीर हैं, DGISI आसिम मलिक। और क्योंकि जब कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी जा रही थी तो उनका शामिल होना लाजमी था, जो कि वो इसमें शामिल नहीं हुए। अभी इस तरह की चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं और इस ब्रीफिंग में वो शरीक क्यों नहीं थे, इसकी वजह ये कि जिनको बुलाकर बिठाकर समझाना था वो तो आए नहीं। ये फॉर्म 47 वालों को क्या है समझाना, जिनको आप सिर्फ बताते हैं कि आप लोगों ने करना क्या है। तो उनके सामने बैठकर ये जो ढोंग था वो रचाया नहीं जा सकता था। और ख़ासतौर पे मौलाना की एंट्री हुई है, ये भी इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, ब्रीफिंग में फजलुर रहमान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और ब्रीफिंग में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शिरकत की और मौलाना साहब ये कहते हैं कि अब आपको याद आया कि आप ब्रीफिंग हमें दे रहे हैं। ये ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब आपने बोर्ड ऑफ पीस की मेंबरशिप लेने का फ़ैसला किया। मैंने बोर्ड ऑफ पीस की बहुत हमायत की। अब ये बोर्ड ऑफ पीस की जो हमायत कर रहे हैं ये अलग मामला है, लेकिन एक चीज़ आज अमेरिका ने, ये बहुत ही अहम नुक्ता है, इसे आप याद रखिएगा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। वो अपने सबसे जो पुराने इत्तेहादी बरतानिया के सामने भी खड़ा हो गया और फिर बरतानिया को अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन ये मामला कांग्रेस में डिस्कस होते हैं, बंद कमरों में इन पे तनकीद भी होती है और ये ब्रीफिंग देने के पाबंद हैं। ये नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप कहे, उसे पूछा गया ना कि हमला क्यों किया, उसने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अमेरिका के ऊपर जो है हमला हो सकता है और ये एटम बम बनाएंगे। ये बातें उसने की, गो के इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, लेकिन ये उसे बताना पड़ा कि वो हमले क्यों कर रहा है और उसके पीछे क्या जो अवामिल हैं कार फरमा हैं। लेकिन पाकिस्तान में पार्लियामान के अंदर आपने कोई बहस ही नहीं की। आप बंद कमरों में तो मीटिंग्स जो हैं वो बुला सकते हैं ना, आप एस्टेब्लिशमेंट के दो लोगों को बुलाएं, खुद बैठें और कहें कि हमने ब्रीफिंग दे दी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, कहानी खत्म। लेकिन जब तक आप अपोजिशन फोर्सेस को अपने साथ नहीं बिठाते, ये जो सारा ड्रामा रचाया जा रहा है ना कि कोशिश करो यार इनको बुला लो, बैठ के बात कर लें और हम एक बयानी बनाएंगे कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हमारे साथ बैठी हैं। देखें, हुकूमत ना बाज नहीं आ रही। और मुझे आज ना ये रिपोर्ट करते बहुत तकलीफ हुई है कि इन हालात में भी आपको इमरान खान को रिलीफ देना चाहिए था, रिहा करना चाहिए था, अपने साथ बैठाते, अवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये ऐलान करे ना टीवी पर आकर कि हम इमरान खान को रिहा करते हैं पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, तो ये अवाम जो है इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद के नारे लगाएगी। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं गई, नहीं बैठी। इन्होंने कहा जी देखिए मुल्क दुश्मन है, नासिर हैं, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हाथ करते हैं। जालिमों, 36 बच्चे तुमने मार दिए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तुम दुनिया में बार बार हारे हो, मैशत का बेड़गरक कर दिया, उधार पर तुम्हारी इकॉनमी चल रही है, भीख मांगने के तुम माहिर बन चुके हो, कशकोल का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, अयाशियाँ तुम्हारी ख़त्म नहीं होती, जहाज़ तुम्हारे पास आ गए और उसका जो किराया है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो उस पर लागत आ रही है, जो उसको मेंटेनेंस फीस जैसे आप कहते हैं, वो आसमान से बातें कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर दुश्मन सियासतदान इस जमात भी आपको मिलेंगे। दुश्मन कौन है ये पाकिस्तान की आवाम जानती है। तो सर ये सारा ड्रामा इसलिए किया जा रहा था कि ये आकर बैठेंगे और बैरिस्टर गौहर तो वैसे ही इनके कबीले से ताल्लुक़ रखता है, वो भी मान जाएगा, अचकज़ई को भी हम मना लेंगे और हम कहेंगे कि देखें पाकिस्तान में तमाम फोर्सेस एक पेज के ऊपर हैं और अगर कोई नहीं है तो वो कैदी नंबर 804 है, वो जेल में। इन्होंने इस बयानी को यहाँ से बनाना है, इन्होंने इमरान खान को कभी रिहा नहीं करना। तो वो लोग जो ये बातें आवाम के जज्बात से खेलते हैं ना, खुदा के लिए बाज आ जाएं कि इमरान खान को रिहा करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है, ये हमारी जुस्तजू है, ये हमारी लगन है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत का मामला नहीं है बल्कि ये मुस्लिम उम्मा का मामला है। आज कोई होता ना, दुनिया में कौन है लीडर इस वक्त ज़रा देखें, ईरान के अलावा आयतुल्लाह खामनाई को आपने शहीद कर दिया और वो जो वहाँ का इंटरनल स्ट्रक्चर था वो अब ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। एक सोच थी,
एक जुस्तजू है, एक फ़लसफ़ा है, एक मूवमेंट है जो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रही है। आपने शहादतें की, लेकिन मुस्लिम दुनिया में आप उठाकर देख लें, तैयब उर्दगान, ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर कौन ऐसा मुल्क होगा जो लीड कर सकेगा मुस्लिम उम्मा को? और खान साहब को इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। और वो कहते हैं ना कि ये बहुत ख़तरनाक थे, एप्स्टीन फाइल्स के अंदर लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि नूर आलम ने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा किया जी, इस्तीफ़ा दे दिया। और इनके जो मामला थे अपनी जमात के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और इनके बारे में ये बार बार कही जा रही थी कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। सर, पूरी काबीना इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, तो सिर्फ इसके ऊपर क्या इल्ज़ाम? और जब इनको सूट करता है फजल रहमान साहब को, ये बातें शुरू कर देते हैं। आज कहते हैं ना कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस का क्यों तुम हिस्सा बने हो, और हम तुम्हारी हुकूमत को नहीं मानते, और करते वॉकआउट जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। ये वॉकआउट नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये मुस्लिम इत्तेहाद और फिर इमरान खान का बाहर आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कैरेक्टर्स जो शहजादे शहजादी हैं और जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं। आज क्यों ज़रूरत है ये मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब हुकूमत का जी एक नया कारनामा सामने आ गया, और त्यारा तो आपने ख़रीदा ही, जुल्म किया पाकिस्तान की अवाम के ऊपर। अब पंजाब हुकूमत के अखराजात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। यानी आप, मैं, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान, आपके कमाने वाले इस त्यारे की कीमत अदा करेंगे। कैसे? त्यारे के ईंधन के लिए 5 करोड़ रुपए, ठीक है जी। इंश्योरेंस के लिए 6.4 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़ रुपए के करीब इसको आपने देना है। फिर पायलट्स के लिए आपने 6 माह के बाद अमेरिका से एक रिफ्रेशर जो कोर्स है वो करवाना है। ये नहीं हो सकता कि ये त्यारा उड़ाते रहेंगे इतना महंगा और उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी। यानी PIA नहीं है, PIA में भी शायद रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं होते होंगे, लेकिन यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्सेज का उन्होंने लाजमी करार दिए, प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है जी। और 6 करोड़ 51 लाख ये फीस आएगी इसकी। फिर कोर्सेज के लिए 14 करोड़ 33 लाख दरकार होंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। मुबारक हो पाकिस्तान की आवाम को कि आपका, मेरा, हमारे मुल्क का पैसा किस तरह इन शहजादे शहजादियों के जो सफरी अखराजात हैं इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दूं कि वजारत दिफा के 4 मुलाजमीन को सज़ा हो गई है, और इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने वजारत दिफा के 4 एहलकारों को गैर मुल्की एजेंट के हसास मालूमात शेयर करने की कैद सुनाई है जी। और ताहिर अब्बास सप्रा के फैसले के मुताबिक इन चारों एहलकारों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफ़ा 3 और 4 के तहत सजाएं सुनाई गई। अदालती फैसले के मुताबिक सफदर रहमान नामी शख्स को 10 बरस कैद, तंजीलुर रहमान को 5 बरस और मोहम्मद वकार को 5 बरस और मोहम्मद ताहिर को भी 5 बरस कैद की सजाएं सुनाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3 किसी दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाने या दिफाई अमूर, फ़ौज, बहरिया, फ़ज़ाइया या दीगर हसास मालूमात देने से मुतल्लिक है, और दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 4 दुश्मन एजेंट से रवाबित रखने से मुतल्लिक है। मुकदमे के प्रोसिक्यूटर जवाद आदिल ने बताया कि जिन मुजरिमान को इस मुकदमे में सजाएं सुनाई गई, उन्हें मुतल्लिका अदालत ने सन 2022 से जमानतें दी हुई थी। मुकदमा सन 2021 में दर्ज हुआ था, और इसमें नामजद अक्सर मुलजमान का ताल्लुक वजारत दिफा से है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, इन मुलजमान में ज़्यादातर सिविलियन है। और इसमें आपको ये भी खबर दूं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर जी हमला, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, और अफगान तालिबान की 205 अल-बदर स्पेशल फोर्सेस को कंधार में फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में भारी जानी नुकसान की इतलात है। लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी पॉलिसीज़ कभी भी इस मुल्क के लिए मुल्क दोस्त पॉलिसीज़ नहीं थी, बल्कि अफराद दोस्त पॉलिसीज़ थी। और दोस्तों, पूरी दुनिया में ये चंद अमीरज़ादे हैं जो पावरफुल, जिन्हें हम कहें ताकतवर कह दें, इन्होंने ना पूरी दुनिया का अमन तबाह किया हुआ है। दुनिया बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पे अमन आ सकता है, लेकिन कुछ ताकतवर, कुछ अमीर और कुछ जो पावरफुल शख्सियात हैं वो दुनिया के अमन के पीछे पड़ी हुई हैं। आप उठाकर देख लें, हर मुल्क में आपको यही हालात नज़र आएंगे। यानी अमन की बात हो सकती है, लोगों को अमन के ज़रिए भी जीता जा सकता है, मुज़ाकरात के ज़रिए, लेकिन हर चीज़ का ये हल क्या निकालना चाहते? ताकत। अमेरिका ने तो कह दिया, अब वो सुनने में आ रहा है कि एक और मुल्क पे हमले की तैयारी कर रहा है। इक्वाडोर के अंदर ये मामला किस तरह बढ़ते हैं, इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर हमने इस पर अलग से वीडियो किए, जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ट्रंप को तारीख की सख्त तरीन अपोजिशन का सामना है। सेनेटर क्रिस मर्फी ये बताते हैं कि मुझे जो ब्रीफिंग दी गई, इसमें बताया गया कि ईरान के ड्रोन का हमारे पास कोई हल नहीं है। इसका मतलब है कि इस जंग में मजीद अमेरिकन अपनी जानें देंगे। हम इस गैर आइनी और गैर कानूनी जंग पर सेनेट में बहस करके वोटिंग करना चाहते हैं। अब बहस होती या नहीं होती, लेकिन ये अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ अमरीकी फौजी ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर मशरिक़ वस्ता में अपने तमाम फौजी अड्डे खो दिए। इन अड्डों की तामीर और साजो सामान पर गुज़श्ता 70 बरसों के दौरान अरबों डॉलर खर्च किए गए, तमाम मुख्तसर मुद्दत में ये हाथ से निकल गए।
बाज़ ज़राए के मुताबिक जंग के चौथे दिन यानी $5 अरब का जो है वो नुकसान हुआ। और दोस्तों जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इससे पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बताया था कि ये एक प्रॉक्सी ज़रूर क्रिएट करेंगे। और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ये मामला हमने देखा कि जब कोई ड्रोन किसी भी मुल्क में इनके इत्तेहादियों की सरजमीन को अटैक करेगा या टारगेट को अटैक करेगा, तो फिर यकीनन ये सवाल ज़रूर होगा कि ये ईरान का है, मेड इन यूएसए है, मेड इन इसराइल है, कहाँ से आया है, मेड इन रशिया है। और बातें वही निकली जी। जहाँ तक रिफाइनरी का ताल्लुक है सऊदी अरब का, और जो अटैक हुआ है ड्रोन के ज़रिए वो ईरान से इसे फायर नहीं किया गया था। ईरान ने इस हवाले से बड़ा तफसील के साथ जो है वो इसका इजहार भी किया। अब ये खबर आ रही है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक कब्रस में बरतानवी अड्डे को निशाना बनाने वाला जो शहीद नुमा ड्रोन है ये ईरान से लॉन्च नहीं किया गया। पहले बरतानवी फौजी अड्डा, फिर सऊदी ऑयल रिफाइनरी और आज तुर्की, इन सब हमलों में इसराइल मुलविस है जो उन मुल्कों को ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़ाना चाहता है। अब ये करेंगे क्या? ये इनकी गर्दन पे पाँव रख कर ईरान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर से तो हमारी रहे, अगर इसराइल भी एंटर हो गया, मिडल ईस्ट भी एंटर हो गया, वहाँ से आपका फ्रांस भी आ गया, और तुर्की ने भी कहा कि हम अपनी सरजमीन की हिफाजत करेंगे और हम इस अटैक का जवाब देंगे, तो फिर क्या होगा? ईरान के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद होगा। अब ईरान के ख़िलाफ़ ये कर क्या रहे हैं? खलीजी ममालिक को एक बयानिया बनाने के ऊपर तो इन्होंने लगा दिया कि ईरान को हम किसी सूरत भी जारहियत से रोकेंगे, किसी सूरत भी जो है अपने ख़िलाफ़ ये जो इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं इसका ना तो इजाज़त दी जाएगी बल्कि जवाब दिया जाएगा। तो नफ़रत और एक बयानिया बन गया। अब आ जाती है बात उन ममालिक के हवाले से जो अटैक करने की पोजीशन में है, उनको भी इस जंग में इसराइल घसीट रहा है। यानी इस कुर्रे अर्ज़ पे अगर कोई जंग पसंद मुल्क है और वो जंग देखना चाहता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग चाहता है, वो है इसराइल। और दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, बरतानिया, तुर्की और बाकी जितने भी ममालिक हैं इनको सोच समझ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि आप दूसरों की जंग को अपने ऊपर किस तरह से मुसलत करें। पाकिस्तान ने देख लिया हमारे क्या हालात है। ठीक है, 160 बच्चे शहीद हो गए और अमेरिका कहता है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यार तुम्हारे बॉम्ब थे, तुमने 160 बच्चों को शहीद किया। अब सर एक खबर ये भी आ रही है और ये व्लादिमीर पुतिन के हवाले से, और उन्होंने ये बात एक तरह से वार्निंग की शक्ल में जारी की है कि वो ममालिक जो ईरान के ख़िलाफ़ अगर इस तरह से जारहियत दिखाएंगे तो हम उनकी गैस को बंद कर देंगे। ब्रेकिंग, व्लादिमीर पुतिन हैज़ एंटर्ड द चैट। The Russian president says that Russia will cut gas supply to the European countries supporting the US in attacking Iran। देखें ये रिसोर्सेज की बात है, सोर्सेज की बात है, और इन रिसोर्सेज को जो उनकी पूरी इकोनॉमी जिसके ऊपर जो रिलाई करती है या फिर उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी जिस पर रिलाई करती है, अब अगर ये पाइपलाइन काट दी जाए और गैस सप्लाई बंद कर दी जाए तो क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ी धमकी जो है वो रशिया की तरफ से आ गई है। एक्सेप्ट द यूरोपियन कंट्रीज टू चेंज देयर स्टैंड्स आफ्टर दिस। द गैस सप्लाई और ईरान के ऊपर जो कुछ हो रहा है, तो ईरान ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ताकत के ज़रिए इन तमाम ममालिक को बताएं, लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ जो जारहियत है, रशिया ने अपने जो इकोनॉमिक टाइज और फिर इसके साथ साथ गैस बंद करने के ऐलान के बाद एक तरह से ये एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो यूरोप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अब यूरोप को भी सोचना पड़ेगा कि यार ये जंग हमारी तो है नहीं, जो कुछ स्पेन ने किया यकीनन हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए, और इसी में हमारी जो है वो एक तरह से निजात है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के या इसराइल के रास्ते पर चले तो फिर दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जाएगी, और इस जंग के अंदर सब लोगों ने ईरान के ऊपर हमला करना है। ईरान शायद उस तरह से एकदम अगर पूरी दुनिया हमला शुरू कर दे उठ नहीं सकेगा, लेकिन आप इस कौम को मार नहीं सकते, और जिस नज़रिए के साथ वो खड़े हैं इस नज़रिए को भी दफन नहीं किया जा सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोपहर को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।